बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। वेरिएशन हम पढ़ रहे थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। वेरिएशन पे बात हो चुकी है, काइंड्स ऑफ वेरिएशन हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स। जिन स्टूडेंट्स ने अभी से ज्वाइन किया उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट एक्सरसाइजेज में पहले डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को समझ के आ जाएं, क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेट करती है। ठीक है, दो काइंड्स तो वहाँ पे ख़त्म हो गई, डायरेक्ट और इन्वर्स। ये डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन ही होती है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ये जॉइंट वेरिएशन है। और इसमें फ़र्क ये है कि ये होती डायरेक्ट वेरिएशन की तरह ही है, लेकिन इसमें जिसके साथ ये वेरी कर रहा होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं वो दो या दो से ज़्यादा होती है। जैसे कि y डिपेंड कर रहा है x और z पे। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि इफ़ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z, तो y जो है वो वेरी कर रहा है जैसे जैसे x और z वेरी करेगा। y डिपेंड कर रहा है x और z पे। x और z की जो जो वैल्यूज़ होंगी उस हिसाब से y भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बना के आपको बताती हूँ कि इसका क्या रिलेशन बनेगा और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद कहता है कि y की वैल्यू है 33, यानी जब आप ये रिलेशन बना लें, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लगा लें, तो आपने क्या करना है कि y की वैल्यू 33 और x की वैल्यू 9 पुट करनी है। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे z भी ऐसे, उसने z की भी वैल्यू दे दी। अब ये तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, इनसे फाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद एक दूसरा पार्ट है इसमें, वो ये कि फाइंड y व्हेन x इज़ 16 एंड z इज़ 22। देखिए, फर्स्ट पार्ट में ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसलिए उसने दी क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कोई वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, वो हमने खुद से फाइंड करनी है। जब वो फाइंड हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़ x, y एंड z, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 16 एंड z इज़ 22। ठीक है, मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने जो रिलेशन दिया हुआ है वो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो यहाँ पे आपको गिवन है, गिवन में मैं मेंशन कर देती हूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है। देखें, सबसे पहले तो एक रिलेशन है कि y वेरी करता है जॉइंटली एज x एंड z। ये बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन की तरह होता है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x एंड z के। तो x और z को आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहता है कि अब जो वैल्यूज़ दे रहा है ना कि y जो है वो 33 है, मेंशन कर दें क्योंकि मैं गिवन लिख रही हूँ, ये गिवन की हेडिंग में आप लिख लो कि y की जो वैल्यू है वो 33 है, x इज़ 9 एंड z इज़ 12। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी आप मेंशन कर लो। वो कहते हैं कि फाइंड y व्हेन x इज़ 16 एंड z इज़ 22। y आपने फाइंड करना है जब x 16 और z 22 दिया हुआ है। तो आप इसको एक दूसरे पार्ट की तरह मेंशन कर लें कि वी हैव टू फाइंड y, यानी कि y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन। ये उस वक्त फाइंड करना है जब आपको x की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 22 दी जाएगी। ठीक है, दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है और मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करने वाली हूँ। जैसा कि गिवन था आपको y इज़ प्रोपोर्शनल टू x g। स्टेप को मैं रिपीट कर लेती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती होती हूँ कि क्वेश्चन को रिपीट कर लें इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा? इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज़ को k से डिनोट किया जाता है, वो इंट्रोड्यूस हो जाता है विद x एंड z। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को समझें। ये आपको दिया हुआ था जब y, x और z की ये वैल्यूज़ थी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने इस रिलेशन में पुट करनी है। y की वैल्यू है 33, सो आई कैन राइट पुटिंग द वैल्यूज़, और y है जनाब हमारे पास 33 इक्वल टू k इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ स्टिल अननोन, k इंटू x इंटू z। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई ही होंगी। x की वैल्यू है जी 9 और z की वैल्यू है 12। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज़। 12 इंटू 9 हो जाएगा 108, k इंटू 108 एंड दिस इज़ 33। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको आइसोलेट कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है 108, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
अब अगर ये किसी टेबल पे कैंसिलेशन हो रही है, सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लें, नहीं हो रहा तो बस पॉइंट्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकता है जी। 3 11 ज़ा 33 और 3 3 ज़ा 9, 6 ज़ा 18, ठीक है। 11/36 जो है वो के की वैल्यू आ गई है। इसको मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि के इज़ इक्वल टू 11/36, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। चलें जी, हमने वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन के से हेल्प से हमने इसका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट था जिसमें वो ये कह रहा है कि वाई फाइंड आउट करो जब x 16 है और z 22 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि y इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन x इज़ 16 मेंशन कर लेते हैं दोबारा से ताकि पता चल जाए कि अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ये है जनाब। अब के की ये वैल्यू यूज़ करते हुए हम इस रिलेशन में दोबारा पुट करेंगे जिसमें ये कहता है कि y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स जेड। मैं ये कहूँगी सेंस या एज y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स जेड। पुटिंग द वैल्यूज़, इस वक्त y की क्या वैल्यू है नहीं पता जनाब, ये तो फाइंड करनी है, ठीक है। What is the value of k? Recently हमने find की, that is 11/36. What is the value of x? This is 16 and z is 22. ठीक है जी। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें जिस टेबल पे हो सकता है। मैं एक स्टेप और लिखती हूँ और कैंसिलेशन उसमें करते हैं। 11/36 इंटू 16 इंटू 22। 4 की टेबल पे 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और इसके अलावा ये किसी टेबल पे कैंसिल नहीं होने वाला। 22 है, 9 है, 4 11 ज़ा 44, ठीक है। 44/9 इंटू 22। आप बस फाइनल एक ही आंसर लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए ये सब कर रही हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है 968/9 और आप इसी को फाइनल आंसर कह दें क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है जी। फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 968/9, ठीक हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ f वेरीज जॉइंटली एज g एंड द क्यूब ऑफ h। अब जब अगले क्वेश्चंस पे आता जाएगा किसी के ऊपर स्क्वायर लगा देगा, किसी पे क्यूब लगा देगा और कुछ किस तरह से अल्फ़ाबेट्स भी चेंज करता जाएगा, जैसे कि इस वक्त वो जी और एच और एफ़ इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही मेथोडोलॉजी, इसमें कोई इतनी कमाल की बात नहीं है। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया अच्छे से, मेरे ख्याल से वो सेकंड को कर सकता है, और नहीं समझ आया तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इस वीडियो को जारी रखें देखना। कहता है कि एफ़ वेरीज जॉइंटली एज जी एंड क्यूब ऑफ एच। एच का क्यूब भी लेना है और जी भी साथ लेके प्रोडक्ट फॉर्म ने इसको जॉइंट कर देना है वेरिएशन के साथ एफ़ के साथ। और फिर एफ़ की वैल्यू 200, जी को 5 दिया हुआ है और एच एफ जी एच तीनों की वैल्यूज़ की हेल्प से आप फाइंड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि बिल्कुल जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में किया। और फिर दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, वो कहते हैं फाइंड करें एफ़ की वैल्यू जब जी और एच आपको गिवन है, ठीक हो गया जी। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ जी। क्वेश्चन नोट डाउन कर चुकी हूँ और जैसा कि वो कह रहा था कि एफ़ को जो है वो जॉइंटली वेरी करता है किसके साथ, जी और क्यूब ऑफ एच के साथ, ऐसे ही बोला उसने, ठीक है। तो जी और क्यूब ऑफ एच यानी एच का क्यूब लेना है, ठीक है। उसके बाद उसने एफ़ की वैल्यू, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू दी थी, मैंने मेंशन कर ली। और नेक्स्ट पार्ट में जिस तरह से उसने बोला कि फाइंड एफ़ व्हेन जी इज़ 3 एंड एच इज़ 6, तो वो भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो उसने रिलेशन दिया हुआ है जो कि गिवन है कि वो जॉइंटली वेरी करता है जी और क्यूब ऑफ एच के साथ, सो एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एच क्यूब, ठीक है। This is not GHQ general headquarters. Anyways, if this is concept of proportionality आ जाएगा जब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को, एंड दैट इज़ के, सो के जी एच क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। आपको क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, एफ़ की वैल्यू है जी 200, तो एफ़ की जगह 200 पुट कीजिए। के अननोन है इस वक्त। जी की वैल्यू दे दी गई थी आपको पहले 5 और क्यूब लेना है आपने एच की वैल्यू का यानी कि 4 का। सो 200 इज़ इक्वल टू के इंटू 5 इंटू 4 का क्यूब लेना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, सो दिस इज़ 64
and 200 is equal to k into 64 into 5 is 32 320। ठीक है जी। अच्छा, अब चूँकि के की वैल्यू चाहिए इसलिए के का आइसोलेट होना ज़रूरी है। दिस इज़ स्मॉल के। नाउ 200 320 डिवाइड हो जाएगा तो 320, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें जितना भी कर सकते हैं 20 और 32 को, और ये नज़र आ रहा है कि 4 की टेबल पे हो जाएगा डिवाइड। 4 5 से 20 और 4 8 से 32। सो द वैल्यू ऑफ के इज़ 5/8। मैं एक दफ़ा ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि के को लेफ़्ट साइड पे ले आती हूँ और 5/8 को राइट हैंड साइड पे, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अब हमने के की इस वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है। दोबारा से रिलेशन लेते हैं और मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि जैसा कि f इक्वल है के जी एच क्यूब। ठीक है, और अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है f, ठीक है, जब g की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू 6 है। g इज़ 3 एंड h इज़ 6। सो f एज इट इज़, क्योंकि हमने फाइंड करना है k की वैल्यू 5/8। अभी हमने फाइंड आउट की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g इज़ 3। नाउ g इज़ 3, ठीक है, और h की वैल्यू है 6 एंड क्यूब ऑफ 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको बस सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे 9th-10th के स्टूडेंट्स भी होते हैं लेकिन इतनी मेजर मिस्टेक करते हैं, और वो ये कि जब भी पावर आ रही होती है तो उसको सॉल्व करना छोड़ देते हैं बाद के लिए और पहले कैंसलेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि डिवीज़न किसी भी टेबल पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है ये। आपने जब तक पावर को सॉल्व नहीं किया आप किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते 3 6 are 18 कर लें बाद में क्यूब ले लें, वो फिर क्यूब 18 का हो जाएगा, 6 का नहीं रहेगा। ठीक है, फ़र्क है इस बात का। इसी तरीके से जब आप 8 को और 6 को किसी टेबल पे मसलन 2 पे काट देते हैं पहले और फिर उसके बाद क्यूब लेंगे, तो वही बात है 2 3 6 आप कर चुके होंगे, वो फिर क्यूब 3 का रह जाएगा, 6 का नहीं होगा। तो ये गलतियाँ नहीं करनी आपने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने 6 का क्यूब लेना है और 6 का क्यूब होता है जी 6 6 36, 36 6 216। ठीक है, नहीं है याद क्यूब्स तो कोई मसले की बात नहीं, आप रफली इसको चेक कर लीजिएगा। अब क्यूब ख़त्म हो गया, अब आपने जिस पे भी कैंसिल करना है आप कर सकते हैं, जिस भी टेबल पे। ठीक है, अच्छा 4 की टेबल पे मैं कैंसिल कर रही हूँ जी। 4 2 are 8 एंड 4 5 are 20 और 4 4 are 16। अभी भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 are 4 और 1 और ये 14 बन गया, 2 7 are 14। ठीक है जी। अच्छा, इसको दोबारा लिख लेते हैं। 5 into 3 को मैंने 15 कर दिया है। ठीक है, 5 से 15 और 27 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ, तो 15 into 27 फाइनली आपके पास आ जाएगा 405। एंड फाइनली एक स्टेटमेंट लिख लें कि सो द वैल्यू ऑफ f इज़ 405 व्हेन दिस, और ये भी बता सकते हैं ठीक है कि जब h की ये वैल्यू थी और g की ये वैल्यू थी। ठीक हो गया, चलें जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सपोज ए इज़ जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। अब ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने करना है बी और सी के प्रोडक्ट के साथ, और यहाँ पे फिर ए बी और सी की वैल्यू दे के वो आपसे फाइंड करवाना चाहता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू, और फिर उसके बाद कहता है देन व्हाट इज़ बी एंड व्हाट इज़ ए व्हेन बी इज़ 2 एंड सी इज़ 18। ठीक है, बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज लें, खुद से सॉल्व करें और फिर से चेक करें इसका आंसर, और जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व कर देती हूँ जी। क्वेश्चन को मैं अपने पास कम्प्लीटली नोट डाउन कर चुकी हूँ और मेरे पास रिलेशन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी सी, और सबसे पहले मैं इसको हटाती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि के इंट्रोड्यूस करवाना है विद बी एंड सी, और अब ये रिलेशन बन गया इज़ इक्वल टू बी इंटू सी। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ 4 8 और 9। ए इज़ 4, सो 4 इज़ इक्वल टू के इंटू बी इज़ 8 इंटू सी इज़ 9, सो 4 इज़ इक्वल टू के इंटू 9 8 are 72 and this is 4/72 is equal to k by using reflexive property। k को यहाँ पे रखिए लेफ़्ट साइड पे और 4/72 को राइट पे रखते हैं। आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं किया तो भी मसला नहीं है, वो आगे जाके हम मज़ीद जब इसमें सॉल्व करेंगे तो कैंसिल कर लें। ठीक है, सिंप्लीफाई भी हो जाए तब भी अच्छी बात है। अच्छा, अब क्या है,
अब उसने ये कहा था कि अब चूँकि रिलेशन हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी सी, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज़ का वर्ड यूज़ कर लें या सेंस का सिंबल यूज़ कर लें, एज़ ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी इंटू सी। सो पुटिंग द वैल्यूज़, आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पुटिंग वैल्यूज़ कह लें, ठीक है। सो ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी सी, पुट करते हैं जी वैल्यूज़। ए क्या है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। के की वैल्यू अभी अभी 4/72 आ गई विद नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, और बी इंटू सी, बी इज़ 2 एंड सी इज़ 18, ठीक है। जिस वक्त आप ए फाइंड करेंगे तब बी को 2 और सी को 18 पुट करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज़ ए इज़ इक्वल टू, अच्छा मैंने कहा था कि आप किसी भी वक्त 4/72 को अगर आपने सॉल्व किया तब भी ठीक है, और अगर आप बाद में सॉल्व कर रहे हैं तब भी ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक कैंसलेशन करना चाह रही हूँ, यहाँ आके आपने पहले कर ली तो भी ठीक है। 18 और 72, 18 4 ज़ा 72 होता है, ठीक है। अब ये 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2। मुझे पता है इतने बड़े बड़े आपको टेबल्स नहीं आते होंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, 2 पे डिवाइड करें, 4 पे करें, 8 पे करें, जिस पे मर्ज़ी है जी, जहाँ आपको आसानी रहती है। फाइनल आंसर आपका ए ही होगा, दैट इज़ 2। सो वैल्यू ऑफ ए इज़ 2। ठीक हो गया। ओके जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इफ़ पी वेरीज जॉइंटली एज क्यू एंड आर स्क्वायर्ड। अब आर के ऊपर आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था सेकंड क्वेश्चन में, एच के ऊपर क्यूब है, आर के ऊपर स्क्वायर है, और इसी तरह से कुछ डिफरेंट करता जाएगा, और इसमें और कोई भी चेंज नहीं है, बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपको पी और क्यू और आर की वैल्यू दे देता है, जिसकी हेल्प से आपने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, और फिर कहता है फाइंड पी व्हेन क्यू इज़ 6 एंड आर इज़ 8। ठीक है जी, ओके। डेटा मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है जो कि आपको गिवन है और जो प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले वो रिलेशन जो बता रहा था कि पी वेरीज जॉइंटली, तो पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड आर स्क्वायर्ड उसने बोला, तो फिर आर के ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना, ठीक है। सो पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आर स्क्वायर। इसके हिसाब से उसने जो भी वैल्यूज़ दी थी वो मैंने नोट कर ली और जो फाइंड करना है उसको भी। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ जी सोल्यूशन से। सबसे पहले पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाना है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो ये बन जाएगा पी इज़ इक्वल टू के इंटू क्यू आर स्क्वायर। चलिए जी, पुटिंग वैल्यूज़ की स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर डायरेक्टली आपने पुट कर दिया तो भी ठीक है, सही है। फर्स्ट पार्ट से आप उठाइए पी की वैल्यू, दैट इज़ 225 एंड दिस इज़ इक्वल टू के एज़ अननोन, क्यू है हमारे पास 4 और आर की वैल्यू है जनाब 3 और इसका स्क्वायर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर कर देते हैं, वो ये कि जो भी पावर होती है उसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं और पहले आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जब तक कि पावर्स कम्प्लीटली सॉल्व ना हो जाएं आपने कोई भी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर पहले ले लें आप, दैट इज़ 9, और इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप 4 9 से 36 कर लीजिएगा। सो 225 इज़ इक्वल टू के इंटू 36। के को आइसोलेट करना है, यहीं रहने दीजिए, 225/36 हो जाएगा। आपको लगता है कि 225 और 36 किसी टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं तो कर लें, अच्छा है, सिंप्लीफाई कर लें। नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, आगे जाके नेक्स्ट पार्ट में के की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये 9 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, ठीक है, और 9 2 ज़ा 18 और 4 आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45। तो ये 25/4 आई थिंक सो बनता है के की वैल्यू। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप लेफ़्ट साइड पे रखें के को और 25/4 को राइट पे ले जाइए, तो ये आ गई आपके पास के की वैल्यू। अगेन आप कहें कि एज़ या सिंस कहने के बाद कि जैसा कि रिलेशन ये कहता है कि पी इज़ इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। अब वो कह रहा है कि पी को फाइंड करें जब क्यू 6 है और आर 8 है,
तो P अननोन है, ठीक है। K की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की, दैट इज़ 25/4, Q इज़ 6 एंड R इज़ 8। स्क्वायर्ड है तो स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे भी कुछ भी करने से पहले आपने इसकी पावर को सबसे पहले सॉल्व करना है। 8 स्क्वायर इज़ 64, ठीक है जी। अब आप जिस भी टेबल पे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लें। मेरे ख्याल से 10th क्लास है तो आपको 2 के टेबल पे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना बड़ा आप टेबल पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना चाहिए। दिस इज़ 64। तो अब यहाँ आप शुरू हो जाए जी। 2 2 4 एंड 2 तो बहुत बुरी बात है मेरे ख्याल से किसी ऐसे टेबल पे तो ज़रूर ही करें। और 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 4 1 4, 4 6 20, 4 4 16, सॉरी 4 6 24, ठीक है। बाकी अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ P इज़ इक्वल टू 25 इंटू 6 इंटू 16, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, बेशक कैलकुलेटर यूज़ कर लें अगर अलाउड है, अदरवाइज़ आप ख़ुद से ही नहीं मल्टीप्लाई कर लें। 25 इंटू 6 इंटू 16 एंड दिस इज़ equal to 2400, so the value of P is 2400, ठीक है जी। यहाँ तक 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं स्कूल में और आपको नहीं समझ में आ रहा या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिएगा। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।